आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपिडर्मिस से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया था। उस क्रम में आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने एपिडर्मिस की जो ऑर्डिनरी सेल है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज उसका दूसरा पार्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर हो सकती है या मल्टीपल लेयर हो सकती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिलता लिए हुए होती है। इसलिए हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। टॉपिक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपका सिलेबस देखिए। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और जो रेड वाला पार्ट है वो हमारा चल रहा है टिश्यू सिस्टम के बारे में। पिछले टर्न पर मैंने बताया था कि एपिडर्मिस के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए स्टोमेटा पर जाने से पहले एक बार फिर से हमें उन पॉइंट्स को वापस देखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। एपिडर्मिस को हमने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम होता है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं या स्ट्रक्चर है वो हो सकती है। एपिडर्मिस का अध्ययन करने के लिए हमने उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 था हमारा ऑर्डिनरी सेल्स, नंबर 2 है स्टोमेटा और नंबर 3 है एपिडर्मल अपेंडेजेस। और डियर स्टूडेंट्स, हमने तीनों में से नंबर 1 पॉइंट है वो कवर कर लिया था, जिसको हमने ऑर्डिनरी सेल्स का नाम दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टोमेटा के बारे में। अगर हम एक स्टोमेटा की बात करेंगे तो उसको हम स्टोमा वर्ड यूज करेंगे, और जब बहुत सारे स्टोमा की बात करेंगे तो हम उसको स्टोमेटा वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोमेटा है वो हमारा बहुवचन है और जो स्टोमा वर्ड होगा वो हमारा एक वचन होगा। इस पॉइंट को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर कुछ ओपनिंग्स होती है जिनसे 2 काम है वो मुख्य रूप से हो सकते हैं। एक ट्रांसपायरेशन का काम और दूसरा है वो गैसेस का आदान प्रदान। अगर एक सिंपल स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके अंदर 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। किडनी के आकार की होती है। आगे चलकर हम उसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसको हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में एक ओपनिंग होती है, उसको हम स्टोमा कहते हैं। तो ये है आपका एक सिंपल स्टोमेटा के बारे में कि 2 किडनी नुमा गार्ड सेल्स होती है और उसके बीच में एक ओपनिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर पर जाने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये स्टोमेटा कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है। ये एरियल जो ग्रीन स्टेम है उसके ऊपर पाए जा सकते हैं, लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। यूनिवर्सली ये लीफ के ऊपर पाए जाते हैं क्योंकि लीव्स है वो ग्रीन होती है, और जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है वहाँ पर ये नहीं मिलेंगे। फ्लावर्स के सेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये पेटल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए इसको हम फंक्शनलेस कहते हैं। स्टेमन्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और गाइनेशियम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। चूंकि रूट है वो ज़मीन के नीचे रहती है, इसलिए रूट के ऊपर स्टोमेटा है वो नहीं होते हैं। जो पैरासिटिक प्लांट होता है, परजीवी पौधा होता है, उस पूरे पौधे पर स्टोमेटा का कोई काम नहीं होता है, इसलिए स्टोमेटा वहाँ पर प्रेजेंट है वो नहीं होते हैं। जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, सामान्यतः उनके निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि सनकन प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, जिनको हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं, जो पानी में डूबे हुए होते हैं, वहाँ पर भी स्टोमेटा है वो पूर्णतः एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि इनका वितरण है वो किस प्रकार से होता है। वितरण के आधार पे हम स्टोमेटा को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एपिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक का मतलब ये होता है प्लांट की पत्ती के ऊपरी सतह पर अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है
तो उसको हम एपिस्टोमेटिक कहते हैं। सामान्यतः जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे ऊपर की तरफ स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम एपिस्टोमेटिक के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट को हमने कहा हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब ये होता है स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि जीरोफिटिक के केस में हो सकता है। और जिन पौधों के अंदर जिनकी लीव्स के दोनों सरफेस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं उसको हम एम्फिस्टोमेटिक टाइप के कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम उसको एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक एंड एम्फिस्टोमेटिक 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। लीफ पर स्टोमेटा किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो ये एक टॉपिक है आपका अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। किस प्रकार से लीफ पर स्टोमेटा का व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उसके आधार पर जो 2 तरह के प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट्स। तो मोनोकोट की जो लीफ होती है उस पर ये समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसको हम पैरेलल रोज के नाम से जानते हैं। और जो डाइकोट प्लांट की लीफ होती है उसके ऊपर ये इरेगुलरली अरेंज रहते हैं। कहने का मतलब अनियमित रूप से उनकी व्यवस्थित होती है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है हमारे सामने, जिसको हम SI बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इनटू 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर ये फॉर्मूला आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और स्टोमेटल इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो भी आपके सामने दी हुई है कि पर यूनिट एरिया के अंदर अगर हम स्टोमेटा का मेजरमेंट करें तो एपिडर्मल सेल्स के मुकाबले में नंबर ऑफ स्टोमेटा की क्या सिचुएशन है। इस पॉइंट को अगर हम फॉर्मूले के माध्यम से देखते हैं तो वो आपके सामने दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है वो अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब आप कहेंगे साहब स्टोमेटल इंडेक्स को कैलकुलेट करने से पहले नंबर ऑफ स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल्स को काउंट कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। एक पत्ती को लीजिए आप और उस पत्ती के ऊपर की तरफ बहुत ही पतली सी हल्की सी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को अगर हम उतार कर एक स्लाइड पर रख लेते हैं और उसके ऊपर ग्लिसरीन डालकर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसका अध्ययन करें तो हमें बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग यानी स्टोमेटा दिखाई देते हैं। अगर पर यूनिट एरिया में उस स्टोमेटा के नंबर को काउंट कर लीजिए और उसके आसपास जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, स्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अक्सर रिसर्च में हम लोग इस तरह के काम करते हैं और PG क्लासेस में भी हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज़ें हैं वो बतलाते हैं। तो बहुत ही आसान होता है कि स्टोमेटल इंडेक्स को किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अब पूर्ण रूप से हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर डालने का के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि स्टोमेटा की जो संरचना है उसमें 2 किडनी नुमा सेल्स होती है जिनको कि हम गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। और गार्ड सेल्स को घेरे हुए जो सेल्स होती है उसको हम सब्सिडियरी सेल्स के नाम से जानते हैं। और उनको घेरे हुए जो सारी सेल्स होती है उसको हम एपिडर्मल सेल्स के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम शुरुआत करते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा में 2 किडनी नुमा गार्ड सेल्स हैं, उन गार्ड सेल्स को घेरे हुए सब्सिडियरी सेल्स हैं और उन सब को घेरे हुए जो कोशिकाएं होती है उनको हम एपिडर्मल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की जब बात करते हैं तो ये चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी जरूरी है। तो जो स्टोमेटा है वो सब्सिडियरी सेल्स से घिरा हुआ होता है। तो सब्सिडियरी सेल्स प्लस स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और स्टोमेटा के नीचे की तरफ एक चैम्बर नुमा या कैविटी नुमा संरचना है, वो मीजोफिल सेल्स में अगर पत्ती के सेंस में हम बात करें तो हो सकती है। और उस कैविटी नुमा संरचना को हम सब स्टोमेटल चैम्बर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट्स आए, एक है स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है सब स्टोमेटल चैम्बर। स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है जो गार्ड सेल्स प्लस सब्सिडियरी सेल्स ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और पत्ती के सेंस में अगर हम बात करें तो स्टोमेटा के नीचे की तरफ मीजोफिल सेल्स में एक चैम्बर नुमा या कैविटी नुमा संरचना होती है,
उसको हम सब स्टोमेटल चेम्बर के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट्स के बारे में भी अक्सर है वो पूछा जाता है। एक सामान्य जो स्टोमेटा की संरचना किस प्रकार से होती है, ये अब आपके सामने है। सबसे बीच में जो ओपनिंग देख रहे हो आप, वो है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर को घेरे हुए दो किडनी नुमा कोशिकाएं हैं, उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स को घेरे हुए जो गहरे ग्रीन कलर में मैंने उस डायग्राम के माध्यम से बतलाया है, वो है आपकी सब्सिडियरी सेल्स। और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी सेल्स आप देख रहे हो, वो है आपकी एपिडर्मल सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे बाहर एपिडर्मल, बाद में सब्सिडियरी सेल्स और उसके बाद में गार्ड सेल्स, और सेंटर के अंदर जो पोर बना हुआ है वो है आपकी ओपनिंग है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। किडनी नुमा गार्ड सेल्स, घेरे हुए सब्सिडियरी सेल्स और उनको घेरे हुए एपिडर्मल सेल्स, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्ट्रक्चर को एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी दिखलाया गया है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। वही सबसे अंदर की तरफ ओपनिंग, उसके बाद में गार्ड सेल्स, उसके बाद में येलो कलर की जो सब्सिडियरी सेल्स है वो दिखाई दे रही है, और उसके बाद में ग्रीन कलर की आपको एपिडर्मल सेल्स दिखाई दे रही है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों डायग्राम के माध्यम से निश्चित रूप से अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टोमेटा की संरचना है वो किस प्रकार की होती है। जो किडनी नुमा जो सेल्स के जो वॉल देख रहे हो, एक अंदर की तरफ वॉल है और एक बाहर की तरफ वॉल है, ये दोनों दीवारें एक जैसी नहीं होती है, इनमें फ़र्क होता है। ये आगे चलकर हम बात करेंगे। अब जो संरचना आपके सामने आ रही है वो है मोनोकोट प्लांट के स्टोमेटा। यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप के स्टोमेटा आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से एक डंबल नुमा आपने और हमने स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे, उस वक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले हम लोग पीटी किया करते थे, और पीटी करने के लिए हम लोगों को डंबल नुमा संरचनाएं दी जाती थी। ये देखिए, आप उसी तरह की स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो डंबल शेप्ड है, वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसमें आप शेप के साथ साथ ओपनिंग भी देख सकते हो, थिक वॉल्ड भी देख सकते हो। सारी संरचनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको है वो दिखाई दे रही है। डियर स्टूडेंट्स, समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से मोनोकोट और डाइकोट में जो डिफरेंस है वो दिखाई है वो देता है। अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें कि मोनोकोट और डाइकोट में किस प्रकार की डिफ्रेंशिएशन होता है, तो दोनों की संरचना में जैसा कि अभी बतलाया गया है फ़र्क होता है। डाइकोट प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कुछ ये किडनी नुमा शेप में होती है, और इसकी जो दीवारों की जो मोटाई है वो एक समान नहीं होती है। अंदर की जो दीवार है वो पतली होती है और बाहर की दीवार है वो थिक होती है। और इस गार्ड सेल्स में सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट होता है, और पतली और थिक होने के कारण से ओपनिंग और क्लोजिंग में वो उसमें हेल्प मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो किडनी नुमा सेल है उसके अंदर की तरफ जो वॉल है, इनसाइड जहाँ पर पोर खुलता है, वो दीवार की साइड है वो पतली होती है, और बाहर वाली दीवार की जो साइड है वो थिक होती है। कहने का मतलब असमान है, वो थिकनिंग है वो लिए हुए होती है। ये डाइकोट की बात की थी अभी हमने। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स की। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर हम गार्ड सेल्स के बारे में देखें तो एग्जाम्पल अगर हम ग्रेमिनी का ले सकते हैं, साइप्रेसी का ले सकते हैं। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है, और वो खास संरचना ये है कि इसकी जो आकृति होती है वो डंबल शेप्ड में होती है। और डंबल शेप्ड नुमा संरचना के अंदर बीच के अंदर ये नैरो होता है, और जब दोनों सिरों की तरफ जाते हैं, एंड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ये बड़े हो जाते हैं। और जो नैरो वाला पार्ट है वो सामान्यतः थिक वॉल्ड होता है, और जो बाहर वाला जो बल्बस वाला पार्ट है, किनारों वाला पार्ट, वो पतली दीवारों वाला होता है। कहने का मतलब ये हुआ, सेंटर में थिक है और दोनों किनारों पे ये थिक होता है। तो इस तरह से दीवारें हैं वो थिन और थिक होती है। और केमिकल कंपोजिशन जो गार्ड सेल्स की होती है वो जैसे कि ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स में होती है,
उसके जैसे ही केमिकल कंपोजिशन है वो इसकी गार्ड सेल्स में देखने को मिलता है। अब डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स में संरचना में खास फर्क क्या है? तो दोनों प्रकार के प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। शुरू के जो दो स्टोमेटा आप देख रहे हो ये डाइकोट प्लांट्स के हैं, और लास्ट वाले जो दो स्टोमेटा आप देख रहे हो ये मोनोकोट प्लांट्स के हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है, एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों डायग्राम्स है वो बहुत अच्छी तरह से आपको देखने हैं। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो दीवार है, अंदर की दीवार और बाहर की दीवार, वो एक समान नहीं होने के कारण से एक तरफ थिक है दूसरी तरफ थिन है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में उसको हेल्प मिलती है। ये बहुत बड़ा कार्य है वो गार्ड सेल का होता है। अंदर की और बाहर की दीवारों के अंदर जो डिफरेंस है वो मेन पॉइंट है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। पॉइंट्स को आगे लेकर चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त प्रोटोडर्म नाम के एक पॉइंट है वो आपके सामने आया था। मेरिस्टेमेटिक प्रोटोडर्म के बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ पर डिवाइड होकर एक असमान विभाजन के कारण एक छोटा सा प्रिकर्सर ऑफ स्टोमेटा का निर्माण होता है, और उसके द्वारा वो दो गार्ड सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में उनका एक्सपेंशन होता है और एक करेक्टरिस्टिक शेप्स में वो आ जाता है, और दो सेल्स आपस में मिलकर इस स्टोमेटा का निर्माण है वो करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस पॉइंट को आगे बढ़ाने ते हुए कि किस प्रकार से स्टोमेटा का डेवलपमेंट होता है, उसके ओंटोजेनी के आधार पे हम उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मिसोजीनियस, एक को हम कहते हैं पेरिजीनियस, एक को हम कहते हैं मिसोपेरिजीनियस। मिसोजीनियस का मतलब एक नंबर का ये होता है कि अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स का ओरिजिन एक जैसा है, कॉमन है, तो उसको मिसोजीनियस कहते हैं, क्योंकि जो सब्सिडियरी सेल्स होती है वो गार्ड सेल्स को घेरे हुए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ओरिजिन या उत्पत्ति है वो एक समान है, एक समान प्रिकर्सर या इनिशियल सेल्स से हुई है, जैसा कि थनबर्जिया नामक प्लांट में होता है। दूसरा पॉइंट है पेरिजीनियस। पेरिजीनियस का मतलब है कि सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स का ओरिजिन में कॉमन सेल्स नहीं काम में आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का ओरिजिन एक जैसा नहीं है, इसलिए उसको हमने पेरिजीनियस का नाम दिया। ये एविना सेटाइवा नामक पौधे में होती है। और 3 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका मिसोपेरिजीनियस। इसमें यह बतलाया गया है कम से कम एक सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल्स का ओरिजिन गार्ड सेल्स के समान है, बाकी का नहीं है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की सेल्स है वो ओरिजिन है वो आपको देखने को मिलेंगे। मिसोजीनियस, दोनों का ओरिजिन एक जैसा। पेरिजीनियस, कम से कम एक सेल का ओरिजिन एक जैसा। और मिसोपेरिजीनियस का मतलब एक सेल, और पेरिजीनियस का मतलब है दोनों का ओरिजिन है वो अलग अलग तरह का होता है। वो बात हम लोग कर रहे थे एंजियोस्पर्म के सेंस में, लेकिन जिम्नोस्पर्म के सेंस में वो नाम है वो चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर दो अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं हेप्लोचेलिक और एक को हम कहते हैं सिंडेटोचेलिक। ये दो वर्ड है वो जिम्नोस्पर्म के लिए यूज किए गए हैं, और ये फ्लोरिन नामक वैज्ञानिक ने 1951 में दोनों प्रकार के स्टोमेटा का अध्ययन करने के बाद, और वो भी जिम्नोस्पर्म में ये नाम है वो दिए थे कि सब्सिडी सेल्स का ओरिजिन एक जैसा है या अलग अलग है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह के नाम हैं वो आपके सामने आए। हेप्लोचिलिक, हेप्लोचिलिक का मतलब ये होता है कि सब्सिडी सेल्स का जो ओरिजिन है वो गार्ड सेल्स के समान नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म में वो शब्द हमने पेरिजीनियस के रूप में यूज किया था, और यहाँ पर पेरिजीनियस का जो समांतर वर्ड आ रहा है वो हेप्लोचिलिक आ रहा है, और ये साइकेड्स, कॉनिफर्स और गिंगो नामक पौधों में मिलता है। दूसरा प्रकार है सिंडेटोचिलिक। यहाँ पर मतलब ये है सब्सिडी सेल्स और गार्ड सेल्स का जो ओरिजिन है वो एक जैसा होता है, और एक जैसा उसमें हमने जो वर्ड यूज किया था वो अलग वर्ड था जिसको मिसोजीनियस कहा गया था, और यहाँ पर हम कह रहे हैं सिंडेटोचिलिक।
कहने का मतलब ये हुआ मिसोजीनियस का समांतर शब्द है सिंडेटोचिलिक, और पीरिजीनियस का जो समांतर वर्ड है वो हेप्लोचिलिक शब्द है, वो आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिर ये स्टोमेटा काम क्या करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा, दो महत्वपूर्ण कार्य है ये करते हैं। नंबर वन, ये गैसों का आदान प्रदान। बाहर के जो एटमॉस्फेयर की गैसेज है वो लीफ के अंदर या ग्रीन एरियल स्टेम के अंदर, और अंदर की गैस है वो बाहर, आपस में एक्सचेंज इंटरचेंज गैसेस का, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस है वो अंदर जाती है या रहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसका कार्य है स्टोमेटा का, वो ये है कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा संचालित होती है। स्टोमेटा दिन के समय में खुलते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश होगा तो स्टोमेटा खुलेंगे, और रात के समय में स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। तो दो महत्वपूर्ण कार्य है वो स्टोमेटा के द्वारा किए जाते हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वो बुक्स है जिसको रेफरेंस के तौर पर हम अध्ययन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का दूसरा पार्ट था जिसको स्टोमेटा के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तक इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो है आपका एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। तो ये एपिडर्मल का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।